उनका फैसला है हिमाचल के मामले में। वो कह रहे हैं कि हिमाचल में जो कुछ हो रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा, इसी तरह का विकास कार्य आप करते रहे, तो हिमाचल जो है दुनिया के नक्शे से, भारत के नक्शे से गायब हो जाएगा। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में। आज छपा है अखबार में। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट आज से कुछ समय पहले कह रहा था कि भाई देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, गैर जरूरी है, पर्यावरण जरूरी है, कि देश की सुरक्षा जरूरी है। तो हम तो उत्तराखंड से आ रहे हैं, और जोशीमठ बड़ा उदाहरण है। बड़ा आंदोलन 2023 में उसको लेकर के हुआ, और जोशीमठ में जो हो रहा है वो बड़े डैम की वजह से हो रहा है, एनटीपीसी की परियोजना की वजह से हो रहा है। और जो ये बात कह रही है कि वहां भी ये सब प्रोटेस्ट हुआ, लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, उसके बावजूद सरकार बना रही है और लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं। और पूरे हिमालय में ये चल रहा है, चाहे हिमाचल में हो, अरुणाचल में हो, सिक्किम में हो, सब चल रहा है। और इस तरह की विकास परियोजनाएं पूरे हिमालय के लिए जो है खतरा बन रही है। तो लेकिन बावजूद इसके सब हो रहा है, उसके बावजूद सरकारों के पास भी ऐसा नहीं, प्रोटेस्ट हम लगातार 20-22 साल से तो हम लोग लड़ रहे हैं। या टिहरी के आपने उदाहरण दिया, या नर्मदा में लोग लड़े, सभी जगह। अभी जंगल कट रहा है पूरा, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड से लेकर सब जगह लोग लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकारें जो है, ये सवाल है पर्यावरण के सवाल, जिसको कि जो मतलब केवल पर्यावरण का सवाल नहीं है, कोई फैशन नहीं है, इससे जीवन जुड़ा हुआ है लोगों का। जैसे ये वो कह रहे हैं कि जो धरती के गर्म होने का जो संकट था, वो पहले लग रहा था कि बहुत दूर बात है, कि हम पे इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल हमारे दरवाजे पर आ गया है। लोगों के जीवन पर उसका असर पड़ रहा है, मतलब हमारे फसल चक्र पर असर पड़ रहा है। वहां जो बेमौसमी बारिश हो रही है, अत्यधिक बारिश से, जैसे हिमाचल में लगातार बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड में है, तो वो 2013 की बड़ी आपदा है, 20-22 हजार लोग केदारनाथ में मर गए। उसके बाद 2021 में आपदा आ गई, वहीं उत्तराखंड में 200 से ज्यादा लोग मर गए। तो ये लगातार हो रहा है और सरकारें इसकी उपेक्षा करती चली जा रही है। 2023 में सरकार ने किया कि उस आंदोलन के दबाव में, और मीडिया के भी दबाव में, क्योंकि लड़ तो हम पहले से रहे थे, तो उसके दबाव में ये हुआ कि सरकार ने कहा कि भाई हम जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए, वहां के रिहेबिलिटेशन के लिए 1700 करोड़ रुपया, लगभग जो है 1640 करोड़ रुपया है, वो 1640 करोड़ रुपीस, इतना पैसा जो है जोशीमठ में देते हैं। लेकिन आज जो है 2 साल से ज्यादा बीत गया, और उसमें जो है एक पत्थर सरकार ने इधर से उधर नहीं रखा, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ उसमें। 250 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो इस उम्मीद पे बैठे हैं या इस आशंका में हैं कि हम कहाँ जाएं, हमारा क्या भविष्य होगा, कहाँ हमको विस्थापित किया जाएगा, हमको कहाँ रखा जाएगा, ये पता नहीं है। जोशीमठ चीन के बॉर्डर से केवल 150 किलोमीटर दूरी पर हम रहते हैं। उत्तराखंड का आखिरी नगर है। एक तरफ हिमालय कमजोर है, एक तरफ हिमालय नए पहाड़ है, दूसरी तरफ ये जो प्लेट्स का घर्षण है, ये है भूकंप का जोन 5 है। और उसके ऊपर जब आप सुरंगों को बनाने में विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगल बगल के सारे पहाड़ को, वहां की सारी जमीन को आप हिला दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो जल विद्युत परियोजनाएं जो बन रही हैं, इसमें कोई जंगल का नुकसान नहीं होता, जबकि जो है पेड़ काटे जा रहे हैं, लाखों की संख्या में वहां जंगल कट रहा है। तो एक परियोजना तो वो जो है वो बनी जयप्रकाश कंपनी की, और दूसरी परियोजना एनटीपीसी जो है एक कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उनकी एक परियोजना वो जोशीमठ के नजदीक बन रही थी। और उस परियोजना में जो टनल बन रही है, वो जो शहर है उसके ठीक नीचे से वो सुरंग जा रही है। और जब वो सुरंग का काम शुरू हुआ 2003-04 में, तब से हम लोगों ने कहना शुरू किया कि ये सुरंग अगर बनेगी, ये टनल अगर बनेगी, तो इस नगर को नुकसान होगा, यहाँ के घर मकानों में दरारें पड़ेगी, यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है ये सारा जो है नीचे चला जाएगा। और ये हुआ कि वहाँ का ग्राउंड वाटर सूखने लगा, वहाँ की खेती पर असर पड़ने लगा, वहाँ का जल स्रोत सूखने लगे। तो 2010 में जाकर के वो टनल में जो है ऐसी स्थिति पैदा हो गई, एक बड़ी चट्टान उसके अंदर गिर गई, उनकी जो टीवीएम मशीन है उसके ऊपर, और मशीन आज तक जो है वो काम नहीं करती। आज जो है 15 साल से ज्यादा उसमें हो गए, और बड़ा पानी का जो है स्रोत उसमें से निकलने लगा। 2013 में जो है आप लोगों ने सुना कि केदारनाथ में एक बड़ी आपदा आ गई, जिसमें जो है हमारी जो सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, उसका जो आंकड़ा है वो है 5400 कुछ लोगों का। उन्होंने कहा कि 5400 लोग मरे। भले ही जो 5000 की संख्या है, ये भी बहुत बड़ी संख्या है। किसी आपदा में एक ही समय में, एक ही दिन में 5000 से ज्यादा लोगों का मर जाना, मतलब उनकी हत्या हो जाना सरकार की लापरवाही के चलते, ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन मरे उसमें 5000 लोग नहीं है, मरे उसमें ज्यादा लोग हैं। मतलब जब बाद में उनकी लाशें और अभी तक उनके कंकाल मिलते हैं, तो संख्या 20,000 से ज्यादा जाती है। तो 20,000, 15,000, 20,000 लोगों का मर जाना किसी आपदा में, किसी सरकार की आंख खोलने के लिए बहुत बड़ी बात है कि सरकार की आंख खुलती है और वो जो पूरा विकास का ढांचा खड़ा कर रही है।
जिसको कि हम पूंजीगत विकास कह रहे हैं, पूंजीपतियों का विकास कह रहे हैं, या जिसको हम कह रहे हैं कॉर्पोरेटाइजेशन, तो उस विकास के बारे में वो सोचती। और उसके बाद हुआ ये कि सरकार के निर्देश पर एक हाई पावर कमेटी बनी, और उस हाई पावर कमेटी ने इस बात को कहा कि जो केदारनाथ की आपदा है, वो केवल केदारनाथ में नहीं आई, वैसे वो बद्रीनाथ में भी उसी 2013 में 15-16 तारीख की जून को बद्रीनाथ में भी हुआ। गोविंद घाट पे, जिसको आप वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जानते हैं, वहां भी लोग मरे। और उस हाई पावर कमेटी की ऑब्जर्वेशन ही उसने इस बात को कहा कि ये जो आपदा केदारनाथ में आई है, इसकी जो ये विभीषिका है, इसको बढ़ाने में जो है, जो ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनका जो मक है, यानी उनका जो मलबा है, उसको क्योंकि नदी में डाल दिया, उसने जो है इसको, उसकी विभीषिका को बढ़ा दिया है। इसलिए हायर हिमालय में, उच्च हिमालय में ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं बंद होनी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। किसने कहा है? सरकार की बनाई हाई पावर कमेटी इस बात को कह रही है, लेकिन उसके बावजूद वो परियोजनाएं जारी है। एनटीपीसी बच जाएगा रे? ओए कुछ नहीं बचने वाला। ब्रिज बच जाएगा? भयंकर ही आ रहा भाई, तबाही भयंकर। बच गया, बच गया। क्या बचा? एनटीपीसी बस तो गया। ब्रिज से बना तो बैरक खोलने पड़ेंगे उन्हें भाई, नहीं तो जाएंगे। बैरक भी गया, बैरक भी गया, टूट गया। ओ भाई, ओ भाई, टूट गया बैरक भी। और वहां कुछ नहीं है, सब साफ हो गया। ना परियोजना है, ना उसका पावर हाउस है, ना उसका बैराज साइट है। और जितने लोग वहां काम कर रहे थे, 60, 70, 80 मजदूर, उनका भी कोई पता नहीं। और आज तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वहां कौन कौन मरा। उन लोगों का पता है, जो 6 लोग वहीं उसी इलाके के काम करते थे, स्थानीय लोग थे, उनकी हमारे पास जानकारी है। उन 5 महिलाओं की जानकारी है जो घास लेने जा रही थी और वो बह गई, उनकी जानकारी है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य 60-70 मजदूर वहां काम कर रहे थे, उनकी कोई जानकारी, कोई रजिस्टर ही नहीं मिला। और रजिस्टर नहीं मिला क्योंकि लेबर जो हमारे यहाँ दफ्तर है, वहां भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि वो जो है ना उनका लेबर रिकॉर्ड था और ना उनका जो है कोई इंश्योरेंस बना हुआ था, इसलिए उनका रिकॉर्ड तक आज तक नहीं मिला है। अभी तक वो लोग भटक रहे हैं, जो उनके परिवारजन हैं, और उनको अभी तक मुआवजा तक नहीं मिला है। तो 2021 में लगभग जो है 70 लोग उस परियोजना में, और लगभग 140 लोग एनटीपीसी की परियोजना में बह गए। 2013 में मैं कह रहा हूं 20,000 लोग मर गए इन्हीं परियोजनाओं के मलबे के कारण, इन्हीं परियोजनाओं की वजह से। और 2021 में ठीक उसके 7 साल बाद जब एक हाई पावर कमेटी बन गई और उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसकी रिकमेंडेशन है बहुत सारी, उसके बावजूद जो है परियोजना जारी थी और 200 से ज्यादा लोगों को हम फिर गंवा देते हैं उसी हिमालय के एक इलाके में। लगातार मतलब ये अभी यात्रा का सीजन चल रहा है, पिछली यात्रा सीजन में 250 से ज्यादा लोग केवल इस वजह से मर गए कि वो दिल्ली से, अहमदाबाद से या आपके तमिलनाडु से चला और हेलीकॉप्टर में बैठा, केदारनाथ पहुंचा और मर गया, क्योंकि वो जो है एक्लिमेटाइज नहीं हुआ। 12,000 फीट पर पहुंचेंगे तो ये हो जा रहा है। तो जो है वही रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद में बन रहा था, बनारस में बन रहा था, वो कहाँ बन रहा है? केदारनाथ में। अब केदारनाथ में मशीन नहीं जा सकती, पैदल रास्ता है, तो बड़े हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है वो जेसीबी मशीन, वो बड़े बड़े जो है पोकलैंड मशीन, वो केदारनाथ पहुंचाई जा रही है और उसके जरिए वहां रिवर फ्रंट बन रहा है। ये भी मोदी जी का सपना है। उसके बाद वैसा ही रिवर फ्रंट, वैसा ही कॉरिडोर, जैसा वो बनारस में बना और जैसा वहां बना, वैसा जो है अब बद्रीनाथ में बन रहा है। 10,000 फीट की ऊंचाई है, संवेदनशील जगह है, हिमालय है, जहां जो है हिमालय का मतलब जहां हिम रहता है, साल भर बर्फ रहता है, संवेदनशील जगह है, वहां भी वही रिवर फ्रंट और वही कॉरिडोर और वही मोदी जी का सपना। और फिर इसी हिमालय में जो है वो जिसको ऑल वेदर रोड कहा गया, और जब उस पर बहुत ऑब्जेक्शन हुआ कि भाई ऑल वेदर तो हो नहीं सकता, ऑल वेदर का मतलब है कि हर मौसम में जिस सड़क पर चला जा सके, यानी यात्रा संभव है। ये हुआ नहीं, क्योंकि बरसात के महीने में वो सारी सड़क उजड़ जा रही है, टूट जा रही है। तो फिर उसका नाम रख दिया 4 धाम यात्रा मार्ग। और उसकी हालत यह है कि वो अभी पूरा बना नहीं और उसके पहले ही गुजरने लगा है। गडकरी साहब ने अपने ट्विटर पर जिस फोटो को ट्वीट किया, कहा कि देखो हम तो इतना बढ़िया सुंदर बना है, वही बड़ी बड़ी दरारें आने लगी हैं और वैज्ञानिक उस पर बड़ा खतरे की आशंका जता रहे हैं कि वो सड़क जो है कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी, आपको नई सड़क बनानी होगी, वो अभी से टूटने लगी। वो सड़क है कि जिस पर जो है ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक, जब ये ऑल वेदर रोड नहीं बनी थी, 4 धाम यात्रा मार्ग नहीं बना था,
5 या 6 ऐसे पॉइंट थे जो सेंसिटिव जोन थे, यानी भूस्खलन का जोन थे। आज के दिन पर ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके बयान है, इसका कहना है कि अब जो है ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक 46 ऐसे संवेदनशील जगह बन गए, भूस्खलन के जोन बन गए, क्योंकि आप विस्फोटकों के जरिए सड़क बनाएंगे, वो सड़क जगह जगह दरक रही है, आप बरसात के मौसम में उस सड़क को पार नहीं कर सकते, और वेदर को छोड़िए आप किसी वेदर में पार नहीं कर सकते। तो विकास का ये एक तरीका है। ऋषिकेश से लेकर के और उसी बद्रीनाथ के बीच में जो एक रेलवे लाइन बन रही है, और उस रेलवे लाइन को बनाने के लिए 14 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर लंबी सुरंगें बन रही है उसी पहाड़ में, जिसको मैं कह रहा हूँ इतना संवेदनशील है, जो हिमालय है, जो अभी बन ही रहा है, जहाँ ये सब भूकंप लगातार जो है भूकंप के प्रति संवेदनशील जगह है। तो इसके बाद और ये जो है सब, ये जिनको जितनी चीजें हैं, चाहे रेलवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे 4 धाम हो, और चाहे कॉरिडोर हो, ये सब क्या है? मोदी जी का ड्रीम। और उसमें मर कौन रहा है? आम आदमी। लगातार उसमें 5 केदारनाथ में मर रहा है, वो बद्रीनाथ में आदमी मर रहा है किसी परियोजना में, वो रेलवे की सुरंग में मर रहा है, वो सड़क के हादसे में मर रहा है। तो वो आम आदमी है जो कि मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में फना होने के लिए पैदा हुआ है। आपका तो सपना पूरा हो रहा है, हमारी जान जा रही है। हिमालय में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा मकान, और वो मोदी जी जिस तरह का बड़ा बड़ा वहाँ भवन बना रहे हैं बद्रीनाथ में और केदारनाथ में, उसकी जरूरत नहीं। वहाँ तो हिमालय वैसे ही खूबसूरत है, आप वहाँ खड़े हो जाइए, वैसे ही सुंदर है। तो ये जो संवेदनशीलता थी वहाँ की, उसको जो है आपका विकास का ये जो बुलडोजर है कुचल रहा है। और किसके लिए? कुछ 2-4 लोगों के सपने के लिए। जोशीमठ में जो हो रहा है, वहाँ जो स्थिति है, वो भी उसी बड़ी परियोजना का, वही जो कॉर्पोरेट किस्म का जो विकास है उसका शिकार है। तो ये एक स्थिति है कि विकास का जो पूरा ढांचा हम लोग खड़ा कर रहे हैं किसी अपने सपने के लिए, 1-2 उद्योगपतियों के सपने के लिए, या उनका धन और बढ़ जाए उसके लिए। तो हो सकता है आज के दिन पर जेएनयू के अंदर इस कैंपस के सुरक्षित वातावरण में आपको लग रहा हो कि हमको इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन निश्चित तौर पर आपको इससे फर्क पड़ेगा आज नहीं तो कल। हिमालय की जो नदियां हैं, जो है यहाँ तक पानी को सींच रही हैं, यहाँ तक जीवन को सींच रही हैं, वो बहुत ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि वो जो ग्लेशियर है लगातार पीछे खिसक रहे हैं। और जो ग्लेशियर का पॉइंट है वहां तक सरकार पहुंच गई है, जो मैं वैली ऑफ फ्लावर का बार बार नाम ले रहा हूँ। वैली ऑफ फ्लावर से थोड़ा ऊपर जाइए, वहाँ हेमकुंड साहिब है, जहाँ के सिख यात्री जाते हैं। तो वो जो है 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, और 16,000 फीट की ऊंचाई पर सरकार हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड बना रही है, बना चुकी है। हम लोगों ने जब विरोध किया तो शुरू दिन तो बड़ा घपला हुआ, उन्होंने मजदूर बुला लिए, लेकिन बाद में क्योंकि राज्यपाल साहब वो जो है वहीं से आते थे पंजाब की तरफ से, उनका वो तो बनना चाहिए, वो तो हम केवल जो है अभी रेस्क्यू के लिए बना रहे हैं। शुरू में केदारनाथ के लिए भी यही कहा गया कि रेस्क्यू के लिए बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ उसमें यात्रा के लिए वो उपयोग होने लगा। तो 16,000 फीट की ऊंचाई पर जहाँ बहुत संवेदनशील जगह है, मतलब उसकी कल्पना आप यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। जब आप वहाँ जाएंगे, एक बार आप हिमालय में जाइए, उस जगह में जाइए, तब आप उसकी संवेदनशीलता की कल्पना कर सकते हैं। कैसी जगह है, मतलब एक मासूम बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसके पेट पर छोरा भोजन जैसी स्थिति, ऐसा आप कर रहे हैं। और ये जो है हिमालय अगर तबाह होगा, वहाँ बर्बाद होगा, तो सिर्फ हम लोगों की संपत्ति नहीं है जो वहाँ रह रहे हैं, ये आप सब लोगों की, हम सब लोगों की थाती है, और उसको बचाने की भी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। तो हम तो लड़ रहे हैं उसमें, और हम आपसे कह रहे हैं कि इतनी लड़ाई के बावजूद ये हुआ कि 2 साल हम लोग लड़े और अभी तक जो है वहाँ रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। लोग अभी भी परेशान हैं कि कहाँ जाएंगे, और यहाँ तो ये हालत है कि वो भी नहीं हुआ है। 11,000 मेगावाट का बांध आप बना रहे हैं हिमालय में, कितनी बड़ी तबाही आप लाने जा रहे हैं।